नॉर्मल कंसीव होने के लिए पुरुषों का स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए? क्या वो कट ऑफ वैल्यू है स्पर्म काउंट की, मोटिलिटी की, स्पर्म की बनावट की, जिसके ऊपर हम ये मान सकते हैं कि ये नॉर्मल सीमेन एनालिसिस है और नॉर्मल प्रेगनेंसी संभव है? क्या वो वैल्यूज़ हैं जिसमें हमें आईयूआई के लिए जाना चाहिए, और कितना काउंट होने पर आईयूआई या नॉर्मल कंसीव नहीं होगा, हमें आईवीएफ के लिए जाना चाहिए? इन्हीं सब सवालों पर आधारित है आज का वीडियो, और मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज आपको बताऊंगी कि नॉर्मल सीमेन एनालिसिस के क्या क्राइटेरिया हैं। हम ये जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है और हर इजैकुलेट में लाखों स्पर्म्स जो हैं वो बाहर आते हैं। इन लाखों स्पर्म्स में से एक ही स्पर्म होता है जो एग को फर्टिलाइज करता है, और अल्टीमेटली उस एक स्पर्म से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब वीर्य में आखिर कितने शुक्राणु होने चाहिए, यानी उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके जो मानक हैं ये गुज़रते हुए कुछ सालों में बदलते आ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2010 में जो हमें मानक दिए थे, उसके अनुसार जो स्पर्म सीमन का वॉल्यूम है वो 2 ml होना चाहिए। स्पर्म काउंट का जो कट ऑफ दिया गया था वो 15 मिलियन पर ml दिया गया था। स्पर्म मोटिलिटी यानी स्पर्म की आगे बढ़ने की क्षमता लगभग 40% और स्पर्म मॉर्फोलॉजी लगभग 4% से ऊपर होनी चाहिए। ये जो है ये डब्ल्यूएचओ ने 2010 में मानक तय किए थे। अनफॉर्चुनेटली आज भी जो कई पैथोलॉजी लैब्स हैं वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स, पुराने स्टैंडर्ड्स यूज़ करती हैं। तो जब भी आप स्पर्म रिपोर्ट देखें, सबसे पहले उसमें रेफरेंस रेंज की तरफ ध्यान दीजिए, और वो डब्ल्यूएचओ 2010 या फिर जो नए क्राइटेरिया हैं डब्ल्यूएचओ 2020 उसके अनुसार होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनको 2020 में भी रिवाइज़ किया है, परंतु इसका जो काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी है वो लगभग उतने ही माने गए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। अब यदि किसी व्यक्ति का काउंट 15 मिलियन से कम है तो उसे ओलिगोज़ूस्पर्मिया कहा जाता है। यदि किसी की मोटिलिटी यानी स्पर्म की आगे बढ़ने की क्षमता 40% से कम है, उसे एस्थेनोज़ूस्पर्मिया कहा जाता है। और यदि किसी की स्पर्म की बनावट 4% से कम है तब उसे टेराटोज़ूस्पर्मिया कहा जाता है। कभी कभी ये तीनों सिचुएशंस एक ही व्यक्ति में होती हैं, जब इसे ओलिगो एस्थेनो टेराटोज़ूस्पर्मिया कहा जाता है या OATS कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के स्पर्म पैरामीटर्स निर्धारित पैरामीटर्स से कम होते हैं तब उनके नेचुरली कंसीव होने के चांसेस जो है वो स्टैटिस्टिकली काफ़ी कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे यदि किसी का स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम है तो उनका नेचुरली कंसीव करने का चांस काफ़ी कम है। ये बात ध्यान रखिए कि ये नेचुरली कंसीव करने का चांस स्टैटिस्टिकली कम तो है, परंतु ज़ीरो नहीं है। कई बार जब स्पर्म काउंट की रिपोर्ट आती है और काउंट कुछ कम आता है तो पुरुष ये सोचते हैं कि नेचुरल कंसेप्शन अब संभव ही नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा आपका काउंट होगा उतना ज़्यादा स्टैटिस्टिकली आपके कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। 15 मिलियन पर ml डब्ल्यूएचओ ने रेफरेंस रेंज रखी हुई है, क्योंकि 95% जो फर्टाइल मैन है उनकी वैल्यू 15 मिलियन से अधिक होती है। परंतु यदि आपका काउंट 15 मिलियन से कम भी है तो ये बात ध्यान रखिए कि 5% फर्टाइल मैन का काउंट 15 मिलियन से कम भी हो सकता है। अब जब किसी का काउंट, मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी में एबनॉर्मेलिटी आती है तो हमारे लैब में इसको ट्रायल वॉश किया जाता है, यानी सीमन को कल्चर मीडिया के साथ इंक्यूबेट करके इसकी मोटिलिटी लैब में बढ़ाई जाती है। इससे स्पर्म की मोटिलिटी में इम्प्रूवमेंट आता है, और इसको स्पिन करके हम जो एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं उसको रिमूव करते हैं तो काउंट थोड़ा सा कम होता है। अब जो पोस्ट वॉश पैरामीटर्स हैं, इसमें पोस्ट वॉश वॉल्यूम, पोस्ट वॉश कॉन्सेंट्रेशन और पोस्ट वॉश मोटिलिटी, इनका जो प्रोडक्ट है इसको टोटल मोटाइल फ्रैक्शन कहा जाता है। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंडिविजुअल पैरामीटर्स की बजाय ये जो कॉम्पोजिट पैरामीटर है टोटल मोटाइल फ्रैक्शन, इसका मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्लिनिकल डिसीजंस के लिए। यदि टोटल मोटाइल फ्रैक्शन 5 मिलियन से अधिक है तो हम नेचुरली कंसीव करने के लिए उसको छोड़ सकते हैं। यदि टोटल मोटाइल फ्रैक्शन 1 to 5 मिलियन के बीच में है तब आईयूआई ट्रीटमेंट में सफलता मिल सकती है। यदि टोटल मोटाइल फ्रैक्शन 1 मिलियन से कम है, ऐसी स्थिति में आईयूआई कारगर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें भी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी कि इक्सी पद्धति के लिए जाना चाहिए। यानी कि जब भी किसी का स्पर्म काउंट कम होता है तो डॉक्टर केवल एक ही पैरामीटर पे जोर नहीं देते, स्पर्म वॉश करके हम उसमें कितना इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इसे देखा जाता है। टोटल मोटाइल फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसे आपको अपनी रिपोर्ट में ज़रूर पढ़ना चाहिए, और टोटल मोटाइल फ्रैक्शन के आधार पर ही क्लिनिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। एक आखिरी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है
एक स्पर्म काउंट के आधार पे कभी भी डिसीजन नहीं लिया जाता। सीमन एनालिसिस बहुत वेरिएबल होता है, हर बार जब आप टेस्ट करेंगे तो अलग वैल्यू आ सकती है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा एक या की बजाय 2 या 3 सीमन टेस्ट करते हैं और इसके आधार पे जो है वो निर्णय लेते हैं। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए कई औषधियाँ हैं जो अवेलेबल हैं और जो कारगर हैं। जनरली आपके लाइफस्टाइल को, आपके हार्मोनल स्टेटस को, वैरिकोसील है कि नहीं, ये सारे पैरामीटर्स को असेस करके डॉक्टर इसमें चेंजेस आपको सजेस्ट करेंगे, कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करेंगे। मेडिसिन्स को इफ़ेक्ट आने में 1 से 3 महीने का समय लग सकता है। 1 से 3 महीने के बाद जो आपकी सीमन टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, उसमें जो TMF रहेगा, उसके आधार पर निर्णय लेना सही रहेगा कि आप क्या नेचुरली कंसीव कर सकते हैं या आपको किसी ट्रीटमेंट IUI या IVF की आवश्यकता पड़ेगी। यदि स्पर्म काउंट आपका दवाई के बाद भी बढ़ नहीं रहा है तो इसमें निराश मत होइए, क्योंकि अब ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं जिससे आप आसानी से गर्भधारण कर सकते हैं। कई बार दंपति बहुत सारा समय निकाल देते हैं साधारण ट्रीटमेंट्स में स्पर्म काउंट बढ़ाने में, जो कि कारगर नहीं होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, स्पर्म की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए। WHO 2010 या 2020 मानक से वो होनी चाहिए। यदि आपका कोई भी पैरामीटर कम है तो उसमें स्पर्म वॉश किया होना चाहिए और TMF के अनुसार ही आप क्लिनिकल डिसीजन लें कि आपको किस ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना है। आशा करती हूँ कि स्पर्म के बारे में ये जानकारी जो है ये आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।